गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय पढ़ने वाले हैं। भूगोल विषय का पाठ 5 सागरीय धाराएं पढ़ने वाले। अब यहाँ पर शुरुआत में कुछ प्रश्न दिए हैं। कोई पदार्थ प्रवाही कब होता है? पदार्थ प्रवाही होने का क्या अर्थ है? प्रवाह निर्माण हेतु कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं? अब कोई पदार्थ प्रवाही कब होता है? जब वह द्रव अवस्था में होगा। प्रवाही प्रवाही का अर्थ है तैरना या चलना, एक जगह से दूसरे जगह की तरफ चलना। प्रवाह जैसे धाराएं होती है, नदी की धारा प्रवाह चलते रहती है, तो उसका कारण क्या है? प्रवाही होने का कारण क्या है? प्रवाही होने का अर्थ क्या है? जब वह लिक्विड स्टेट में होगा, द्रव अवस्था में होगा, तो वह चलेगा। प्रवाह निर्माण हेतु कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं? अब प्रवाह निर्माण क्यों होता है, धाराएं क्यों चलती है, उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी है? अब उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी है? कोई भी धारा क्यों बहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाती है? हम लोगों ने नदियों का प्रवाह देखा है। नदियों का प्रवाह अगर ध्यान में आए तो हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ धाराएं प्रवाहित होती है। जल की जो धारा है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हमारे घर की फर्श पूरी तरह से प्लेन है, जरा भी स्लोप नहीं है किसी दिशा में, अगर पानी गिरता है तो पानी उसी जगह पर तैरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा सा घरों में स्लोप बनाया जाता है कि घर जब हम धोते हैं तो पानी की एक दिशा, एक पाइप है, उस तरफ जाता है। अर्थात थोड़ा सा स्लोप स्लोप की तरफ पानी प्रवाहित होता है। ढलान जितना ज्यादा होगा, धारा उतना तेज होगी, प्रवाह उतना तेज होगा। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है। धातु का बड़ा सा ट्रे लेते हैं, स्पिरिट की बत्ती, पानी पर तैरने वाले रंगीन सितारे। पानी पर तैरने वाले रंगीन सितारे, सितारे हम लोगों ने देखे, छोटे छोटे सितारे होते हैं, कलर्ड एकदम, सिल्वर कलर के, पिंक कलर के, ऐसे सितारे ले लिए। एक बड़ा सा पतीला घर का कोई भी ले सकते हो, और गैस, अपने यहाँ स्पिरिट लैम्प स्कूल में है, यहाँ पर स्पिरिट लैम्प नहीं होगा, तो गैस के चूल्हे के ऊपर, बर्नर के ऊपर हम रख करके पानी को गर्म करते हैं और उसके अंदर सितारे को छोड़ देते हैं। पानी आप लोगों ने उबलते हुए देखा है। जब पानी उबलना शुरू होगा, गर्म होना शुरू होगा, तो स्थिति क्या होगी? जो रंगीन सितारे हैं, वह तैरने लगते हैं। अब जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा तो जो सितारे ऊपर थे वह नीचे की ओर जाएंगे, और जो नीचे थे ऊपर की ओर जाएंगे। इसका मतलब है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे पानी पर तैरने वाले सितारे भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का घनत्व कम हो जाता है। इसलिए कम तापमान वाला पानी अधिक तापमान वाले पानी का स्थान ले लेता है। कुछ देर बाद वो सितारे वृत्ताकार दिशा में, वृत्ताकार अर्थात गोल गोल दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। पानी के प्रवाह के कारण सितारों में हलचल होती है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा अर्थात तो पानी हल्का हो जाता है। तो जो पानी हल्का है वह ऊपर की तरफ आएगा, और जो पानी ठंडा है वह नीचे की तरफ आएगा। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हम पानी को उबलते हुए देखें तो पानी उबलने का कारण यही होता है कि जैसे ही पानी का घनत्व कम होता है, घनत्व कम होगा जब उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा अर्थात ज्यादा गर्म होगा, जितना ज्यादा गर्म होगा मतलब उतना तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ा तो उसका पानी का घनत्व कम हुआ, तो जो नीचे पानी था वह ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर का ठंडा पानी नीचे, पानी नीचे जो पानी गर्म हुआ है वह ऊपर चले गया, और ऊपर का जो ठंडा पानी है अब वह नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से बॉइलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, पानी के उबलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस चीज को देखना है तो उसके अंदर हमने सितारे डाल दिए और इस प्रक्रिया को देखते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। वर्ष 1992 में प्रशांत महासागर में एक अजीब सी घटना हुई। अब घटना क्या थी? एक मालवाहक जहाज था। मालवाहक जहाज बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसके अंदर सामान ढोया जाता है। एक यात्री जहाज होता है, दूसरा मालवाहक जहाज, और फिर कुछ जहाज ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे खनिज तेल, तेल आते हैं उसे आयात किया जाता है विदेशों से। उसी तरह से मालवाहक जहाज था।
यात्रा करते समय प्रशांत महासागर के हवाई द्वीपों के पास जहाज के खिलौनों से भरा कंटेनर महासागर में गिर गया और टूट गया। इस कंटेनर में करीब 28,000 रबड़ से बने हुए खिलौने महासागर के पानी में तैरने लगे। अब एक खिलौनों से भरा जहाज जा रहा था। प्रशांत महासागर से यात्रा करते समय हवाई द्वीप के पास वह जहाज टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका अपघात हुआ। लगभग उसके अंदर 28,000 रबड़ से बने हुए खिलौने थे। अब हम जानते हैं कि रबड़ का घनत्व कम होता है, पानी पर तैरता है, प्लास्टिक रबड़ की वस्तुएं यह सब पानी पर तैरने लगती है। तो इसके अंदर जो खिलौने थे वह भी पानी के ऊपर तैरने लगे। लगभग 28,000 से ज्यादा खिलौने थे। यह घटना 10 जनवरी 1992 के दिन हुई। इसके बाद एक अजीब घटना देखने को मिली। 10 महीने बाद 16 नवंबर 1992 के दिन इनमें से कुछ खिलौने अलास्का के तट पर पहुंच गए। कुछ खिलौने बेरिंग जल डमरू मध्य से अटलांटिक महासागर की ओर बहकर वर्ष 2003 में अमेरिका के पूर्व तक पहुंचे और कुछ वर्ष 2007 तक यूरोप के पश्चिम किनारे तक पहुंच गए। हवाई द्वीपों में से कुछ खिलौने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर बहते हुए चले गए। इस तरह से हम देखते हैं कि जहाज जो कंटेनर टूटा था वह 10 जनवरी 1992 में जहाज टूटा और उसके खिलौने पूरे समुद्र के अंदर फैल गए, तैरने लगे रबड़ के खिलौने। 10 महीने के बाद वह पहुंचा अलास्का के तट पर और फिर 2003 में कितने वर्ष हो गए, लगभग 10-11 वर्षों के बाद अमेरिका के तट पर पहुंचा और फिर 2007 में यूरोप के पश्चिम किनारे पर। इस तरह से हम देखते हैं जो समुद्र है, हम लोगों ने देखा है पृथ्वी का मैप, नक्शा या ग्लोब देखा है, उसके अंदर जो नीला भाग है वह सब पानी है। अर्थात जो समुद्री और जो महासागर है सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अपघात एक दिशा में हुआ और खिलौने चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल गए और लगभग 10 साल 12 साल बाद भी ये सब खिलौने मिल रहे हैं, क्योंकि रबड़ सड़ता नहीं, खराब नहीं होता जल्दी, हजारों वर्ष उसको गलने में लगते हैं। तो ये खिलौने तैरते तैरते विश्व में कई जगहों पर फैल गए और लगभग 2007 दिया है, मतलब कम से कम 7 साल और 8 हो, कम से कम 8-7-15 साल बाद ये खिलौने यूरोप के पश्चिम किनारे तक पहुंचे। अब कुछ बहते हुए ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की ओर भी फैल गए। तो यहाँ पर दिया है, ये खिलौने थे, बतख का खिलौना, प्लास्टिक का खिलौना जो उस कंटेनर में भरा था वह कहाँ कहाँ फैला। देखो यहाँ पर दिया है उसकी दिशाएं। नवंबर 1992 में ताकोमा 1996 में पहुंचा। जनवरी 1992 में यहाँ पे खिलौने का जो जहाज था वह क्रैक हुआ, टूटा। उसके बाद जो फैलना शुरू हुआ तो 1995 में यहाँ पहुंचा। 1992 नवंबर 10 महीने के बाद यहाँ, फिर सन 2002-2003 में यहाँ तक पहुंच गया और फिर नीचे की दिशा, फिर यूरोपीय जहां पर भागे वहां पर, मतलब चारों तरफ समुद्र में फैलते फैलते लगभग 10 से 15 साल उसको लगे। यहाँ पर खिलौने का चित्र दिखाया है, बतख हुआ खिलौना था। अब ये खिलौने जैसे ही जहाज टूटा तो उसके खिलौने पूरे समुद्र में, लगभग 28,000 से ज्यादा रबड़ के खिलौने थे जो समुद्र के पानी में चारों तरफ फैल गए। सन 1992 में यह दुर्घटना हुई थी और फिर लगभग 10 साल 15 साल 17 साल बाद ये खिलौने मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिले, यूरोप के कई भागों में मिले, अमेरिका के भाग में मिले। इस तरह से यह समुद्र से जो भी कनेक्टिविटी है, जुड़े हैं सभी सागर महासागर, फैलते गए चारों तरफ और अब भी कई स्थानों पर इस तरह के खिलौने मिल रहे हैं। अब भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया है, हलचलों के आधार पर सागरीय जल के विभाग किए जाते हैं। पिछले पाठ में मैंने बताया था अगर गहराई को नापना है तो ऋणात्मक दिया है, अगर समुद्र तल से ऊपर का जो भाग है तो वह ऊंचाई को धनात्मक दिखाया जाता है। अब समुद्र सतह से ऋण 500 मीटर, अर्थात 500 मीटर गहरे समुद्र में, यहाँ पर ऋण 500 मीटर दिया है, मतलब समुद्र तल से नीचे 500 मीटर गहराई, ऋण 500 मीटर से अधिक गहरा। समुद्री सतह से ऋण 500 मीटर गहराई तक का भाग पहला स्तर माना जाता है। इस गहराई तक सूर्य किरणों की ऊष्मा पहुंच सकती है। इस विभाग में सागरीय जल का संचार मुख्यतः
तापमान एवं लवणता के कारण होता है। ग्रहीय पवनों के कारण सागरीय जल को संवेग प्राप्त होता है। अब ग्रहीय पवन क्या है, 7वीं कक्षा में दिया है। ध्रुव के भाग से विषुवत वृत्त की तरफ बहने वाले पवन, और फिर विषुवत रेखा जो पृथ्वी की काल्पनिक जो मध्य भाग से गुजरती है, ऐसी काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्तीय भाग विषुवत रेखा कहा जाता है। और ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव ध्रुवीय प्रदेशों से ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती है। विषुवत वृत्तीय भाग से जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती है। तो इस तरह से समुद्र के अंदर जो जल धारा है उसके बहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, लगभग 500 मीटर गहराई तक सूर्य की किरणें नीचे तक जाती है, और जिसकी वजह से वहां का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है अर्थात सूर्य में गर्मी होती है, उस गर्मी के कारण वहां का जो पानी है उसका तापमान बढ़ेगा, जो क्षारीयता है वह कम होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पानी जो सागरीय धाराएं है उसके बहने का सबसे बड़ा कारण उसका तापमान है। और फिर एक ग्रही पवन है। ग्रही पवन के बारे में बताया, जो पोल की तरफ से, ध्रुवों की तरफ से नीचे की तरफ हवा आती है, फिर विषुवत वृत्तीय भाग से ऊपर की तरफ हवा जाती है। एक ग्रही पवन कक्षा 7वीं में पाठ है, इसके ऊपर ये पढ़ चुके हैं। क्षैतिज समानांतर सतही धाराएं, सतह मतलब ऊपर का भाग। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो लगभग 500 मीटर गहरी समुद्र के अंदर की धारा के बारे में बताया गया था। यहाँ पर सतही धाराओं के द्वारा महासागर का जो पानी है वह किस तरह से बहता है। अब ये 10% पानी जो है महासागर का सतही धाराओं के कारण बहता है। सागरी सतह से 500 मीटर तक का प्रवाही सतही धाराएं कहलाता है। सागरी जो सतह है उससे 500 मीटर तक का जो भाग है वह सतही धारा है, सतह ऊपर का भाग। और 500 मीटर जो नीचे है, ऋण 500 मीटर, उसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब यह सतही धारा के बारे में, और वह गहरी जल धारा के बारे में था। इन धाराओं की गणना स्वेड्रप नामक इकाई से होती है। एक स्वेड्रप अर्थात 10 घाते 6 घन मीटर प्रति सेकंड का दर होता है। सागरीय जल की समानांतर हलचल उष्ण एवं शीत प्रवाहों के रूप में होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर एवं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये धाराएं बहती है। मैंने अभी बताया कि जो ग्रही पवन है वह विषुवत वृत्तीय भाग, विषुवत वृत्ति क्या है, जो काल्पनिक रेखा है ऐसी जो पृथ्वी पर बनाई गई है, जो मध्य में पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और बीच में विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जहां पर सूर्य लगातार चमकता है, जो सूर्य की गति है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी मूव कर रही है तो सूर्य बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे, मतलब पोल तक नहीं जाता, ध्रुव तक नहीं जाता, बीच का ही जो भाग है उतने में ही सूर्य रहता है। या पृथ्वी का वह भाग हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, विषुवत वृत्तीय भाग। इसलिए जो वहां की धाराएं होंगी वह हमेशा गर्म धारा होगी। उसी तरह से वहां की जो हवा होगी वह हमेशा गर्म होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। और जब थोड़ा उत्तरी गोलार्ध की ओर गया भी सूर्य तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बहुत ज्यादा अंतर टेम्परेचर में, तापमान में नहीं पड़ता। अतः महासागरीय जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर एवं वहां से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। अब आकृति में दिया है किस तरह से धाराएं प्रवाहित होती है। अब ये जो मध्य का भाग है वह विषुवत रेखीय भाग है, विषुवत वृत्त जिसे कहते हैं। और विषुवत रेखीय धारा कैसे है, दोनों तरफ बहता है। एक तो ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिकतर वर्ष भर सीधे पड़ती है या बहुत कम तापमान का अंतर होता है। तो जो गर्म जल धारा है वह उत्तरी गोलार्ध की तरफ भी जाती है, और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध की तरफ भी धाराएं जाती है। अब यहाँ पर इंडेक्स देखेंगे तो पता चलता है, जो पिंक कलर दिखाया है वह गर्म धारा के लिए, और जो नीली लाइन है वह ठंडी धारा के लिए यहाँ पर इंडिकेट करता है, दिखाता है। तो यहाँ पर जो पिंक या रेड कलर की लाइन हम देख रहे हैं, यह सब गर्म जल धाराएं हैं, जो विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जाती है, और दक्षिण की तरफ, पोलार की तरफ जाती है। और जो पोल है, ध्रुव है, हम जैसा जानते हैं आर्कटिक, आर्कटिक पोल जो ध्रुवीय प्रदेश, आर्कटिक और अंटार्कटिका, एकदम नॉर्थ का ऊपर का भाग आर्कटिक और दक्षिण का भाग अंटार्कटिका। इस तरह से जो दोनों पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
वहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। अब बर्फ जमी होगी तो जो जलधारा होगी वो अभी ठंडी जलधारा होगी, पूरी तरह से ठंडी। इसलिए यहाँ पर ठंडी धारा दिया है, नीले रंग से इंडिकेट किया है। इसे हम आर्कटिक से नीचे की तरफ विषुवत वृत्त की ओर हम देख सकते हैं आते हुए। ये जो जलधारा है वो एकदम ठंडी जलधारा है। वैसे ही दक्षिण से ऊपर की तरफ जो जलधारा आ रही है विषुवत की तरफ, अंटार्कटिक द्वीप से, अंटार्कटिक पोल से, ध्रुव से, तो यह अभी ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि यह पूरी तरह से फ्रिज जोन है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो जो भी जलधारा होगी नीले रंग में दिखाया है, अर्थात इसको इंडिकेट नीले रंग से एरो इस तरफ किया है, मतलब दक्षिण ध्रुवीय धारा। और यह उत्तर ध्रुवीय धारा, उत्तर अटलांटिक धारा यहाँ पर दिया है, बराबर है। और इस तरह से ये जो धारा है पिंक कलर की, यह गर्म जल धारा है, विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ और विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ धाराएं बहती है। तो इस तरह से संसार में सागरीय धाराएं किस तरह से बहती हैं, इसे हम इस आकृति के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिखा है सागरीय धाराओं के कौन से मुख्य प्रकार दिखाई देते हैं। हम लोगों ने देखा सागरीय जो जल धाराएं थी दो मुख्य प्रकार थे। एक जो ध्रुव से नीचे की तरफ विषुवत वृत्त की तरफ आ रहे थे, नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से विषुवत की तरफ, और दक्षिणी ध्रुव से भी विषुवत रेखा की ओर। और विषुवत वृत्तीय जलधारा जो विषुवत वृत्त से उत्तरी पोल की तरफ जा रहे थे, उत्तरी ध्रुव की तरफ, और विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे थे। और उसमें हम लोगों ने देखा जो पिंक कलर से दिखाया था वह गर्म जलधारा थी, और जो नीले रंग से इंडिकेट किया था वह शीत जलधारा थी, ठंडी जलधारा थी। तो जो जलधाराएं हुई, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं किस प्रकार की है। हम लोगों ने देखा विषुवत वृत्त से जो ध्रुव की ओर जा रही थी वो धाराएं लाल रंग में दिखाई थी, इसका मतलब वे धाराएं गर्म धारा थी। दोनों तरफ हम लोगों ने देखा, ऊपर की तरफ भी जा रही थी धारा, नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो विषुवत वृत्त से जो धारा निकली वह गर्म जल धारा थी। और ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली धाराएं कैसी थी। ध्रुवीय प्रदेश ठंडे प्रदेश होते हैं, तो ठंडे प्रदेश मतलब हमेशा 12 महीने वहां पर बर्फ जमी रहती है। तो वहां से जो जल धारा विषुवत रेखा की ओर आ रही थी, वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ध्रुवों से जो जल धारा आ रही थी वह नीले रंग में दिखाई है, वह ठंडी जल धारा थी, पूरी तरह से ठंडी जल धारा। अब भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया है, हमने पढ़ा है कि सागरीय धाराएं मुख्यतः सागरीय जल के तापमान, लवणता एवं घनता और वैसे ही ग्रही पवनों के कारण उत्पन्न होती है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रही पवन क्या होते हैं। ध्रुवीय जो भाग है वहां से ठंडी हवा, विषुवत रेखा की ओर से गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, और विषुवत रेखा से नीचे की तरफ गर्म हवा बहती है, पवन बहती है। उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं या थोड़ी बहुत तिरछी पड़ती है। और जो पोल के तरफ का भाग है हमेशा ठंडा होगा, भले वह नॉर्थ पोल हो, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव। और जल का जो तापमान है, सागरी जलधारा का सबसे मुख्य कारण है जल का तापमान। जैसे हम लोगों ने पानी में हलचल देखा, पानी बॉइल होने लगा, जैसे ही तापमान बढ़ा पानी का घनत्व कम हुआ, घनत्व कम हुआ तो जो नीचे पानी था जो गर्म हो चुका था वह पानी ऊपर की तरफ आया, और जो ऊपर ठंडा पानी था वह नीचे की तरफ आया। इस तरह से बॉइलिंग शुरू होता है। पानी के अंदर हमको दिखाई देती है लहरें, किस तरह से ऊपर पानी जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। उसी वही एक कारण है कि जैसे समुद्र का तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा धाराएं उतनी तेज बहेंगी। अर्थात पहले हम लोगों ने पढ़ा लगभग -500 मीटर तक, ऋण 500 मीटर गहराई नापने के लिए दिया है। ऋण जो दिया है वो गहराई के लिए, उतना गहरे तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, इसलिए वहां का तापमान अधिक होता है। और तापमान अधिक होगा तो धाराएं अपने आप बहती है। साथ ही आगे दिए गए कारण भी सागरीय धाराओं के बहने की दिशाएं गति के लिए उत्तरदायी है। आगे जो कारण दिए देखते हैं। हिंद महासागर की धाराएं,
प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं के प्रतिरूप में समानता है, पर महासागर में प्रवाह चक्र अलग है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर में जो धाराएं हैं उसमें समानता है, किंतु हिंद महासागर में जो धाराएं बह रही है उसका चक्र अलग है। अलग होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रशांत महासागर उत्तर की ओर भूमि से घिरा हुआ है। विषुवत रेखा के कारण इस सागर के उत्तर एवं दक्षिण के दो भाग होते हैं। इस महासागर पर मानसूनी पवनों का प्रभाव अधिक है। ये पवनें ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में सागरीय धाराएं दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के अनुसार बहती हैं और शीत ऋतु में इसकी विपरीत दिशा में। गर्मी में या जिस तरह से क्लॉकवाइज, इस तरह से जैसे घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में बहती है, और जैसे ही शीत ऋतु आती है, ठंडी का समय आता है, वैसे ही वह जो धाराएं हैं वह विपरीत दिशा में बहना शुरू होती है, क्योंकि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में भूमि है, अर्थात जमीन का भाग है, पूरी तरह से समुद्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो धाराएं हैं वह प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं के तरह नहीं है। यहाँ पर धाराएं थोड़ी सी अलग है। पृथ्वी का परिभ्रमण, जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, स्वयं की परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में सागरी धाराएं दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के अनुसार बहती हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त अर्थात घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में बहती हैं। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण भी सागरीय धाराएं बहती हैं दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की तरफ क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टी दिशा में अर्थात घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में बहती है। महाद्वीपीय संरचना, तट के आकार के अनुसार सागरी धाराओं की दिशाएं बदलती हैं। सागरी धाराओं की सामान्य गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सागरी धाराओं को गर्म व ठंडी धाराओं में विभाजित किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से महाद्वीपीय संरचना के कारण भी सागरी धाराओं की दिशाएं बदलती है। महाद्वीप जो बीच बीच में आइलैंड्स है, महाद्वीप है, उसके कारण भी उसकी दिशा बदलती है। जनरली जो सामान्य गति है सागरी धाराओं की वह 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धाराएं बहती हैं, और सागरी धाराओं में भी गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। अब सागरी धाराओं का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तटीय प्रदेशों में सागरी धाराओं का जलवायु पर विशेष प्रभाव। गर्म धाराएं जिन ठंडे प्रदेशों के तटों से गुजरती है वहां जलवायु गर्म हो जाती है। कुछ प्रदेशों में वर्षा होती है। उदाहरण पश्चिम यूरोप, दक्षिणी अलास्का एवं जापान के तट के पास से बहने वाली गर्म धाराओं के कारण वहां के ठंड की तीव्रता कम हो जाती है और मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। इसलिए यहाँ के बंदरगाह ठंड में भी जमते नहीं। हम लोगों ने देखा है यूरोप के कई बंदरगाह ठंड में जम जाते हैं, क्योंकि वहां पर ठंडी जलधारा बहती है। बंदरगाह जहां पर जो जहाज है, मालवाहु जहाज या यात्री जहाज रुकते हैं, उससे बंदरगाह कहते हैं। समुद्र का कुछ गहरा भाग, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि पानी गहरा होना चाहिए तट पर, नहीं तो जहाज फंस सकते हैं। उसी स्थान के हिसाब से ही बंदरगाह बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जलवायु अगर गर्म होगी, जो धाराएं वह गर्म होंगी, तो वहां का जो बंदरगाह है वह ठंड में जमेगा नहीं। इसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अलास्का और जापान। यहाँ पर गर्म धाराएं बहती हैं, इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा बेनिफिट उनको है कि वहां के बंदरगाह ठंड में जमते नहीं और जलवायु जो है थोड़ा सा गर्म होती है। यदि सागरी धाराएं नहीं होती तो समुद्र एवं महासागर का पानी स्थिर रहता। ऐसे पानी में सजीवों के लिए आवश्यक भोजन की पूर्ति नहीं होती। अगर सागरी धाराएं नहीं होती, गर्म धाराएं अगर नहीं बहती, तो समुद्र के अंदर जो जीव है वह ठीक से रह नहीं पाते, उनके भोजन की पूरी पूर्ति नहीं हो सकती, और क्या होता, पानी सागर का स्थिर होता। परिणामवश सागरी जीवन एवं परिस्थितियां परिसंस्थाएं सीमित रह जाती है। गर्म एवं शीत धाराएं जहां एकत्र आकर मिलती है, उन भागों में वनस्पति इकाइयां, शैवाल इत्यादि की वृद्धि होती है। यह मछलियों का भोजन होता है, इसलिए वहां बड़े पैमाने पर मछलियां आती है, उनका प्रजनन होता है। इसलिए ऐसे भागों में व्यापक मत्स्य क्षेत्र विकसित हुए हैं। अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास ग्रैंड बैंक, यूरोपीय महाद्वीप के पास
डॉगर बैंक इसके उदाहरण है। कुछ उदाहरण दिए, अगर सागरी धाराएं नहीं होती, गर्म जल धाराएं नहीं होती, जहां पर ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा आकर के एकत्र मिलती है, वहां पर वनस्पतियां, जो जलीय वनस्पतियां, काइया, शैवाल इत्यादि, जो मछलियों के भोजन के रूप में काम आते हैं, अगर ये सब धाराएं नहीं होती, इन धाराओं का वहां पर संगम नहीं होता, तब क्या होता है, मछलियां ठीक से जीवित नहीं रह पाती, प्रजनन की क्रिया इनकी नहीं होती, मछलियां अंडे नहीं देती, पल नहीं सकते उसके मछलियों के अंडे उसमें से। इस तरह से जो जलीय जीव है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, या जलीय जीव ठीक से नहीं रह पाते उस धारा में। गर्म एवं ठंडी धाराओं का जब संगम होता है तो उस क्षेत्र में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे कोहरे जो है नुकसानदायक होते हैं, परिवहन में बाधा करते हैं। यहाँ पर दिया है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास गर्म गल्फ धारा और ठंडी लेब्राडोर धाराओं का संगम होता है, अतः घने कोहरे का निर्माण होता है। ठंडी धाराओं के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में हिमशैल बहकर आती है। हिमशैल अर्थात बड़े बड़े जो आइस बर्ग्स होते हैं, जो कई वर्षों से उसके अंदर जमे हुए बर्फ के टुकड़े हैं, ध्रुवीय प्रदेश में, वह ठंडी जल धारा और गर्म जल धाराओं के संगम में बह करके आते हैं, जिससे परिवहन मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार ये जहाजों के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। हम लोगों ने एक फिल्म में देखा था टाइटैनिक में, किस तरह से आइसबर्ग्स आकर के टकरा जाते हैं उस जहाज से, और जहाज टूट जाता है, क्रैश हो जाता है। तो यह जहाजों के लिए खतरनाक भी होता है। सागरीय धाराएं जल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यदि सागरीय धाराओं के अनुसार परिवहन हो तो जहाजों की गति बढ़ती है और ईंधन की भी बचत होती है, यातायात का खर्च भी कम होता है। ठंडी सागरीय धाराओं के पास के तटों पर वृष्टि की मात्रा कम होती है। उदाहरण पेरू, चिली, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का मरुस्थलीय प्रदेश। अर्थात जहां पर ठंडी जल धारा ज्यादा होगी, वहां पर वृष्टि कम होगी, बरसात कम होगी। और धाराओं का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिस धारा की तरफ, फ्लो की तरफ पवन बह रहा है या धारा बह रही है, उस तरफ अगर हम यातायात करेंगे तो ईंधन कम खर्च होगा, पानी का प्रतिरोध कम होगा, जिससे ईंधन की बचत होगी। तो जो नाविक होते हैं उन्हें पता होता है, यहाँ पर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है उत्तर का आर्कटिक महासागर, और नीचे अंटार्कटिक। इस तरह से जल धाराएं, जो ये धाराएं दी है विषुवत वृत्त से इस तरफ जो जा रही है, ये सब गर्म धाराएं, और नीले रंग का जो दिया है यह ठंडी धाराएं। ठंडी जो धारा है वह ध्रुव से विषुवत वृत्त की तरफ, जो दक्षिणी ध्रुव है विषुवत वृत्त की तरफ, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है उससे भी विषुवत वृत्त की तरफ आती है, और विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ जो दिखाया है वह गर्म जल धारा है। इस तरह से दोनों का जहां पर संगम होगा, वहां पर मछलियों के लिए अनुकूल वातावरण होगा। अब गहरी सागरी धाराएं 500 मीटर से अधिक जो है वह गहरी जल धाराओं के रूप में दिखता है, और 500 मीटर के नीचे जैसे जाएंगे हम, वैसे वैसे सूर्य की जो किरणें हैं, प्रखर किरणें, वह कम होते जाती हैं। नीचे तक समुद्र तल तलक यह जो धारा बहती है वह 500 मीटर तक की धारा दी है। अब इसमें उदाहरण दिया है, ग्रीनलैंड, यूरोपीय महाद्वीप क्षेत्रों में सतही जल धारा अधिक गहराई की ओर बहती जाती है। यह जल धारा गहराई में ही अंटार्कटिका महाद्वीप तक बहती चली जाती है। यहाँ से उसका संचार सागरीय सतह की ओर होता है। इस प्रकार से संपूर्ण सागर के जल का पुनर्वितरण होता है। ऐसे पुनर्वितरण के लिए लगभग 500 वर्ष का समय लगता है। ऐसे संचार को वाहक पट्टा संचार भी कहते हैं। अब गहरी सागरीय धाराओं का महत्व क्या है? ताप एवं लवणता से प्रेरित अभिसरण के कारण सागरीय जल में बड़े पैमाने पर हलचलें होती हैं। इस अभिसरण के द्वारा सागरीय जल सतह से नितल की ओर, नितल से सतह की ओर आता है। नितल अर्थात बॉटम से ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर जाता है। सतही भाग का गर्म जल नितल की ओर जाता है। जैसा हम लोगों ने देखा पानी किस तरह से बॉइल होता है, जैसे ही सतह पर तापमान बढ़ा, पानी ऊपर की तरफ आएगा, और जो ठंडा पानी वह नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह से उसके अंदर जल धाराएं उत्पन्न होती रहती है। अब यहाँ पर दिया, अटलांटिक महासागर में सारगासो समुद्र सागरीय धाराओं के गोलाकार प्रवाह के कारण निर्मित एक भाग है। इसकी सीमाओं पर भूमि न होकर सागरीय धाराएं ही, सागरीय धाराओं के चक्रीय प्रवाह के प्रतिरूप के कारण महासागर के कुछ भागों में ऐसी विशिष्ट स्थिति बनती है। ऐसे क्षेत्र को ग्वायर्स कहते हैं। सारगैसम नामक सागरीय घास के कारण इस समुद्र को यह नाम प्राप्त हुआ। यहाँ सागरीय जल स्थिर होता है। यह समुद्र 1100 किलोमीटर चौड़ा और 3200 किलोमीटर लंबा है। अटलांटिक महासागर के बारे में दिया है। ग्वायर्स किसे कहते हैं? तो वहां पर सागर
सारगैसम नामक सागरी घास पाई जाती है, इसके कारण इस समुद्र का नाम यह प्राप्त हुआ। ग्वायर्स, जहां पर सागरी धाराओं के चक्रीय प्रवाह के प्रतिरूप के कारण महासागर में कुछ अलग स्थिति बनती है, और इस सागर की चौड़ाई दी है 1100 मीटर एवं 3200 किलोमीटर का लंबा यह भाग है। अब यहाँ पर कुछ याद रखने जैसी महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। सागरी धाराएं तट के पास नहीं बहती, सामान्यतः वे जलमग्न तट की निचली सीमा के पास से गुजरती। जो सागरी धाराएं वह नीचे से गुजरती है, तट के पास या किनारे नहीं बहती। जलमग्न तट जो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है, उस भाग से गुजरती है। सागरी धाराओं की गति भले ही कम हो, पर उसके साथ बहकर आने वाला पानी अत्यधिक होता है। धाराओं की गति भले ही कम दिखाई दे सागरी धाराओं की, लेकिन उसके साथ जो बहकर के पानी आता है उसकी गति बहुत अधिक होती है। पश्चिमी पवनों पछुआ के प्रभाव में मध्य अक्षांशों के आसपास सागरी धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, विषुवत-रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसलिए सागरी धाराओं का एक चक्राकार प्रतिरूप तैयार होता है, जो हम लोगों ने आकृति 5.4 में पहले ही देखा है कि किस तरह से पछुआ पश्चिम की तरफ से बहने वाली हवाएं, अगर पश्चिम की तरफ से हवा बह रही है तो वह पूरब की तरफ पानी को ले जाएगी, पूर्व की ओर ले जाएगी, धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर। उसी तरह से विषुवत जो रेखीय धाराएं हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसलिए सागरी धाराओं का एक चक्राकार प्रतिरूप तैयार होता है, चक्राकार गोलाकार प्रतिरूप हमको दिखाई देता है। यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न है, इसको आप सब खुद से देखें। अगर नहीं आया तो फिर मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि समय अब समाप्त होने को है, टाइम कम है। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।